आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कक्षा में हम लोग करेंगे कंप्लीट रिवीजन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि की पूरी लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी जो है ना वो इस वीडियो से हो जाएगी। चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है लॉजिकल रीजनिंग में, तो इसीलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो तैयार करने का सोचा है। ठीक है, तो ये पार्ट ए होगा जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और फिर जो भी टॉपिक्स बच जाएंगे उसको फिर पार्ट बी में कवर करेंगे। यानी कि 2 वीडियो में पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और चूँकि हम काफ़ी डिटेल में हर एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे, हर कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये रिवीजन क्लास है। आप लोगों को ये लगे कि नहीं, सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लास की तरह, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़नी है हम लोगों को। आर्गुमेंट, इंडक्टिव, डिडक्टिव, मूड एंड फिगर, प्रमाण, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्ड, नॉन एप्रीहेंशन, हेत्वाभास। उसके बाद हेत्वाभास में क्या क्या चीज़ें हैं? सभ्य विचारा, विरुद्धा, असिधा, सत्प्रतिपाका, बाधिता, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है लॉजिकल रीजनिंग में, है ना। तो बहुत आसानी से हम लोग हर कंसेप्ट को देखेंगे और एक एक डाउट आप लोगों का यदि है तो क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देख करके, है ना। पूरी की पूरी लॉजिकल रीजनिंग जो है हम इन 2 वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर्गुमेंट, कंक्लूजन, प्रीमाइसेस, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट क्या है? सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट की जो सीरीज होती है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्गुमेंट बोलते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? तो कंक्लूजन मतलब क्या हो गया? जो आपका परिणाम निकल के आया, जो आपका रिजल्ट निकल के आया, यानी कि ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर, है ना। आपका जो आर्गुमेंट है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये चीज़ हो जाती है ना। कहने का मतलब ये है, तो ये कंक्लूजन है। प्रीमाइसेस क्या है? तो प्रीमाइसेस मीन्स जो कंक्लूजन को सपोर्ट करे। अब मान लीजिए कंक्लूजन जो डिराइव हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है ना उसको क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस बोलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल्स के ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ऑल मैन, इज लिखा हुआ, आर होना चाहिए, ऑल मैन आर मॉर्टल, है ना। दूसरा प्रीमाइसेस है राम इज अ मैन, और इसका कंक्लूजन डिराइव होके क्या आया? राम इज मॉर्टल, है ना। तो यहां पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? तो आर्गुमेंट होगा सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, तीनों को मिला करके, है ना। प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन, तीनों को मिला करके क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट। कंक्लूजन क्या हो गया? तो कहना क्या चाह रहा है? राम मॉर्टल है, ये कहने की कोशिश हो रही है। उसके लिए ये बताया गया है, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे के सारे मैन मॉर्टल होते हैं, और राम भी क्या है? एक मैन ही है, राम भी एक मानव है ना, मनुष्य है, तो राम भी क्या होगा? मॉर्टल होगा। तो कंक्लूजन बताना चाह रहा है ना। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? राम इज मॉर्टल, तो ये कंक्लूजन हो गया। अच्छा, कंक्लूजन तब तक डिराइव नहीं हो पाएगा जब तक प्रीमाइसेस नहीं है। तो प्रीमाइसेस क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रीमाइसेस वो जो कंक्लूजन को सपोर्ट करे, और कंक्लूजन मीन्स जो आप बताना चाह रहे हैं, है ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है।
उसके बाद आर्गुमेंट क्या, दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप जो है ना इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग रीजनिंग को देखने की कोशिश करते हैं। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, कितने सारे टाइप्स होते हैं आर्गुमेंट के, उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। बड़े आसानी से हम लोग समझते हैं इसको कि क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। एक जनरल आइडिया है, यानी कि वो क्या है, जर्नलाइज है पहले से, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि प्रीमाइसेस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल मैन आर मॉर्टल। ये क्या है, जनरलाइज है ना। ऑल मैन मॉर्टल, सभी मनुष्य क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं, जर्नलाइज है। प्रीमाइसेस 2 क्या हो गया, आई एम अ मैन, मैं भी क्या हूँ, एक मनुष्य हूँ, है ना। और इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सो आई एम ऑल्सो मॉर्टल, आई एम मॉर्टल, है ना। तो ये यहाँ पे जो प्रीमाइसेस 1 है ये क्या है, जर्नलाइज है। ऑल मैन आर मॉर्टल क्या है, जर्नलाइज आइडिया है। लेकिन कंक्लूजन जो निकल के आया क्या है, आई एम मॉर्टल, स्पेसिफिक, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जब एक जनरल आइडिया से पूरा ऑल से हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक तक पहुंच रहे हैं, पर्टिकुलर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या होगा, एक पर्टिकुलर आइडिया है, एक स्पेसिफिक आइडिया है, और स्पेसिफिक से हम क्या कर रहे हैं, जर्नलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यानी कि पूरा का पूरा ऑल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिख रहा होगा, बोल रहा है कि चेयर इन द लिविंग रूम इज रेड, चेयर इन द डाइनिंग रूम इज रेड, चेयर इन द बेडरूम इज रेड। 3 प्रीमाइसेस दिया हुआ है, और कंक्लूजन क्या निकल के आया, ऑल द चेयर्स इन द हाउस आर रेड। अच्छा, चूंकि लिविंग रूम का चेयर रेड है, चूंकि डाइनिंग रूम का चेयर भी रेड है, और चूंकि बेडरूम का चेयर भी रेड है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकाल दिया, जितने भी रूम के चेयर है ना, सारे के सारे रेड है ना। तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन निकल गया इससे। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, है ना, क्या होने की कोशिश हो रही है, जर्नलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। 3 एग्जाम्पल लिए और पूरे के पूरे घर को जर्नलाइज कर दिया, पूरा घर में लाल कुर्सी ही है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। अब 2 बात और आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि चूँकि इंडक्टिव रीजनिंग में देखिए आप पर्टिकुलर से जर्नलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100% जो है ना वो श्योरिटी वाली बात नहीं होगी। यानी कि पूरा का पूरा हम नहीं कह सकते हैं कि सही ही होगा, है ना। प्रोबेबली ट्रू होता है, ये 100% ट्रू नहीं होता है, प्रोबेबली ट्रू होता है। 50-50 वाला चांस हो जाता है। हो सकता है 3 रूम का चेयर तो रेड है, लेकिन और दूसरे रूम का चेयर रेड ना हो, तो इसीलिए ये क्या होता है, प्रोबेबली ट्रू होता है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, ऊपर आप डिडक्टिव रीजनिंग लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि यहाँ पे जर्नलाइज स्टेटमेंट पहले से है ना। ऑल मैन आर मॉर्टल पहले से जर्नलाइज है, तो जर्नलाइज पहले से है, तो इसीलिए यहाँ पे 100% श्योरिटी हो जाएगी, और 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रूथनेस हो जाएगा, है ना। यानी कि ये प्रोबेबली ट्रू नहीं होगा, ये 100% ट्रू होगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग 100% ट्रू होता है, और इंडक्टिव रीजनिंग प्रोबेबली ट्रू होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैलिड और इनवैलिड। और यहाँ पे वैलिड को भी 2 भागों में बांटा गया है, साउंड और अनसाउंड, है ना। ठीक इंडक्टिव में भी ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग और वीक है। फिर स्ट्रॉन्ग को भी कॉजेंट और अनकॉजेंट में बांटा गया है, और वीक यानी कि अनकॉजेंट। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि वैलिड क्या होता है, साउंड क्या होता है, अनसाउंड क्या होता है। बहुत ही आसान है ना।
डिडक्टिव समझ गए, इंडक्टिव समझ गए आप लोग पिछले स्लाइड में। अब देखिए वैलिड क्या होता है। दो चीजें होती है, पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट और दूसरी चीजें होती है रियल लाइफ, है ना। स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चर एक बना हुआ है ना, कि जैसे कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, तो कंक्लूजन निकल के आया राम इज मॉर्टल। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर है। यदि यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, सो राम इज काइंड, है ना, ऊपर में बात हो रहा है मॉर्टल का और नीचे में कंक्लूजन लिखा हुआ राम इज काइंड या फिर राम इज इंटेलिजेंट, तो स्ट्रक्चर बोलेंगे नहीं नहीं, स्ट्रक्चर ही गलत है इसका, है ना, स्ट्रक्चर में ही नहीं है ये। तो वही होता है स्ट्रक्चर। तो यदि किसी भी आर्गुमेंट का, किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर सही है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैलिड है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन और राम इज मॉर्टल, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर सही है तो क्या बोलेंगे, ये वैलिड है। अब वैलिड यदि हमको पता चल गया वैलिड है, तो वैलिड होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि साउंड है कि नहीं है ना। वैलिड के बाद साउंडनेस चेक की जाती है, तो साउंड देखिए है कि नहीं है। अच्छा साउंड क्या होता है, तो यदि कोई भी आर्गुमेंट रियल लाइफ में भी ट्रू है ना, तो क्या हो जाएगा, साउंड भी हो जाएगा। अच्छा बताइए, क्या सच में रियल लाइफ में ट्रू होता है ये ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, राम इज मॉर्टल, ये रियल लाइफ में ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। आदमी मरणशील है ना, सब लोग मरणशील होते हैं, राम भी मरणशील है, तो ये रियल लाइफ में भी ट्रू है। तो ये वैलिड भी होगा और साउंड भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि स्ट्रक्चर भी सही है और साथ में रियल लाइफ में भी ट्रू है, तो वैलिड प्लस साउंड हो जाएगा। अच्छा अनसाउंड कब होता, तो देखिए यहाँ पे यदि स्ट्रक्चर सही होता है ना लेकिन रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता, जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, दूसरा में क्या है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सीता इज अ गर्ल, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, सीता इज ब्यूटीफुल। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर में तो सही है लेकिन रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। क्या सारी लड़कियां ब्यूटीफुल होती है, सारी लड़कियां तो नहीं होती है, कुछ कुछ ब्यूटीफुल नहीं भी होती है ना। तो ये स्ट्रक्चर तो इसका बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो वैलिड तो होगा लेकिन अनसाउंड हो जाएगा, तो वैलिड प्लस अनसाउंड। अच्छा इनवैलिड क्या होता है, तो इनवैलिड ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे आर्गुमेंट होते हैं, ऐसे डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज काइंड, तो इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। तो स्ट्रक्चर गलत है तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, और जो इनवैलिड होगा वो अनसाउंड ही होगा। ठीक है, अब इंडक्टिव की तरफ आते हैं। जैसा वहां पे वैलिड का रोल है ना डिडक्टिव रीजनिंग में, वैसा ही इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, स्ट्रॉन्ग का रोल है। यानी कि यदि किसी भी इंडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर सही है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रक्चर सही होने के साथ साथ यदि वो रियल लाइफ में भी ट्रू है तो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कॉजेंट भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्लस कॉजेंट। लेकिन स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन अनकॉजेंट हो जाएगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग प्लस अनकॉजेंट। और यदि किसी भी आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ही गलत है तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जो वीक होगा वो अनकॉजेंट ही होगा। तो बस इतनी सी बात हम लोगों को जाननी थी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव में डिफरेंस बताया गया यहाँ पे। इंडक्टिव क्या है, थ्योरी इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट, कुछ फैक्ट के आधार पर थ्योरी जनरेट की जाती है। डिडक्टिव में क्या है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, थ्योरी है हमारे हाथ में, जनरेटेड थ्योरी है, जर्नलाइज है पहले से, है ना। इंडक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है ना, पर्टिकुलर से जनरलाइज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिडक्टिव क्या है, पहले से जर्नलाइज है, अब स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं।
इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन डिडक्टिव क्या है, टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे, है ना। इंडक्टिव क्वालिटेटिव होता है, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव होता है। इंडक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव है, और डिडक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। इंडक्टिव क्या है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है ना, और डिडक्टिव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है। इंडक्टिव क्या है, नॉट 100% ट्रू, अज्यूम टू बी ट्रू, प्रोबेबली ट्रू होता है, ये 100% ट्रू नहीं होता है। लेकिन डिडक्टिव क्या है, सर्टेनली, है ना, 100% ट्रू होता है। तो ये अंतर है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म। कुछ टाइप्स होते हैं सिलोजिज्म के। सबसे पहला क्या है, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल क्या होता है, हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज विदाउट एनी कंडीशन। जब बिना किसी कंडीशन के जब क्या हो, रिलेशनशिप हो किसके बीच में, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल। कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। लेकिन जब कंडीशन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं। जैसे कि इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, अगर वर्षा होगी ना तो नहीं आएगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो JRF नहीं होगा। ये सब क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, तो यहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद होता है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव मतलब क्या, जुड़ा हुआ, है ना। डिसजंक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, एदर ही इज करेजियस और ही इज स्ट्रांग, या तो वो करेजियस होगा या फिर स्ट्रांग होगा, है ना, तो दोनों में से एक, ये चीजें हो जाएगी। रिलेशनल, जब दो आर्गुमेंट का क्या होता है, दो सिलोजिज्म का क्या होता है, रिलेशन होता है। हियर इज द रिलेशन बिटवीन द वेरियस टर्म। यहाँ पे यदि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली A क्या हो जाएगा, D से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो रिलेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में क्या क्या चीजें हैं, देख लेते हैं। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन आर ए स्टेटमेंट दैट शो हाउ वन सेट रिलेट्स द अनदर सेट। एक सेट दूसरे सेट से कैसे रिलेटेड है, तो उसको कहा जाता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट ऑल रैबिट्स आर लॉन्ग अर्नड इज कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, है ना। और जितने भी रैबिट है सारे के सारे क्या है, लॉन्ग अर्नड है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन हो जाएगा। इट टेल्स अस दैट द थिंग्स इन द फर्स्ट सेट रैबिट बिलोंग द सेकंड सेट लॉन्ग ईयर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो है ना रैबिट, पहला जो सेट है रैबिट का, वो किससे बिलोंग करता है, सेकंड सेट से लॉन्ग ईयर, लंबे लंबे कान है उसके, है ना, तो ये चीजें से वो करता है, तो इसको बोलते हैं हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। आगे यहाँ पे देखिए, दो चीजें हम लोगों को समझनी है, एक है प्रोपोजिशन और दूसरा क्वांटिफायर, है ना, तो इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है, तो प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस that makes a statement and gives a relation between two or more terms. A proposition is assumed to be true and from which its conclusion is drawn. तो प्रोपोजिशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 4 पार्ट्स होते हैं प्रोपोजिशन के। पहला क्वांटिफायर, दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद कॉपुला और उसके बाद प्रेडिकेट। तो कोई भी स्टेटमेंट होगा ना, तो उसमें क्या क्या चीजें हो जाएगी, क्वांटिफायर हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉपुला होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या क्या चीजें होती है, ये चीजें देख लीजिए आप लोग। क्वालिटी, यहाँ पे उसके बाद क्या है, क्वालिटी क्या होता है, तो इट मीन्स स्टेटमेंट इज एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई स्टेटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ, आई एम कमिंग, और दूसरा क्या है, आई एम नॉट कमिंग, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्टेटमेंट, वो क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगी उसकी, है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये क्या क्वालिटी में ये सारी चीजें बताई जाती है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता हो जाएगा कि अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, है ना, जिसके बारे में कहा गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। कॉपुला क्या है, रिलेशन, एक रिश्ता जो है, इज आर एम, इस सबसे रिश्ता होता है ना, कि आई एम कमिंग, तो एम क्या हो जाएगा, कॉपुला हो जाएगा।
है ना। उसके बाद क्या है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी चीज़ें बचती है ना तो वो प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बड़ी डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं क्वांटिफायर को, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल किससे हो जाएगा, ऑल, ए, है ना, ए से इसको डिनोट करते हैं। नो को क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ऑल यानी कि ए यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो यानी कि ई यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना। उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में देख लीजिए, सम को आई से डिनोट करते हैं और सम नॉट को ओ से डिनोट करते हैं। तो सम होगा तो पर्टिकुलर पॉजिटिव हो जाएगा और सम नॉट होगा तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, उसको यूनिवर्सल कहेंगे। यानी कि या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है या तो पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। अब पर्टिकुलर मतलब क्या, पूरा का पूरा नहीं है, थोड़ा सा है, या थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा। अब एग्जांपल देखिए, ऑल पॉलिटिशियन आर लायर। यहाँ पे देखिए सारा का सारा पॉलिटिशियन क्या है, लायर है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यानी कि पूरा का पूरा है ना, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव है। नेगेटिव भी कहीं कहीं पे पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नो पॉलिटिशियन आर लायर, कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, पूरा का पूरा है, यानी कि कोई भी लायर नहीं है, तो कोई भी लायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पूरा है ना, यूनिवर्सल नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिटी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, क्वालिटी है ना, ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद क्या, सम पॉलिटिशियन आर लायर, तो सम पॉलिटिशियन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव, है ना, कुछ है तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। तो यहाँ इसकी क्वांटिटी क्या होगी, पर्टिकुलर, और उसके बाद क्वालिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, सम पॉलिटिशियन आर नॉट लायर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव, है ना, ये पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। इसकी क्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्वांटिटी क्या होगी, पर्टिकुलर, है ना। तो क्वांटिटी को दो चीजों में डिनोट करते हैं, एक यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर, और क्वालिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं टाइप एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपोजिशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना वो हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है 100%। कोई भी चीज यदि 100% होगी ना तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, और यदि वो 100% नहीं होगी तो बोलेंगे नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे और किस स्टेटमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ए है ना, ए मतलब क्या, ऑल। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारा का सारा पॉलिटिशियन क्या है, लायर है। अच्छा ये बताइए कि सारा का सारा पॉलिटिशियन लायर है तो कि सारा का सारा लायर भी पॉलिटिशियन हो जाएगा, नहीं होगा। आप सर्कल बनाइए, ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, तो पॉलिटिशियन तो ऑल है लेकिन लायर ऑल नहीं है ना। तो पॉलिटिशियन तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन लायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसमें, ओनली सब्जेक्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ओनली सब्जेक्ट इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्वांटिटी यूनिवर्सल है क्योंकि ऑल की बात हो रही है, क्वालिटी पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, नो SRP, या फिर एग्जाम्पल देखिए तो नो पॉलिटिशियन आर लायर। अच्छा, ना तो कोई पॉलिटिशियन लायर है और ना तो कोई लायर पॉलिटिशियन है, तो दोनों अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा है, दोनों अपने आप में क्या है, 100% है। तो दोनों का दोनों इसमें क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, तो दोनों 100% है, तो ये चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो यूनिवर्सल क्वांटिटी है, यानी कि पूरा का पूरा है। उसके बाद क्वालिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। नेक्स्ट है आई यानी कि सम। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सम पॉलिटिशियन आर लायर। अच्छा, सम पॉलिटिशियन लायर है तो सम लायर भी पॉलिटिशियन होगा ना, कुछ पॉलिटिशियन भी लायर है तो कुछ लायर भी पॉलिटिशियन है, तो दोनों का दोनों इसमें 100% नहीं है, इसमें से कोई भी 100% नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा। तो सम वाला में ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो पर्टिकुलर है और क्वालिटी की बात करें तो पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, ओ स्टेटमेंट में देख लीजिए, सम पॉलिटिशियन आर नॉट लायर, यानी कि कुछ पॉलिटिशियन लायर नहीं है। तो पॉलिटिशियन तो यहाँ पे सम ही है, लेकिन लायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लायर के पीछे क्या देखिए, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ओनली प्रेडिकेट इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी की बात करें तो पर्टिकुलर है और क्वालिटी की बात करें तो नेगेटिव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ए में कौन सा होगा, ई में कौन सा होगा, आई में कौन सा होगा, ओ में कौन सा होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है मूड एंड फिगर, और वाकई बहुत ही ज़्यादा आसान है मूड एंड फिगर निकालना, काफ़ी आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें हम लोगों को निकालनी होती है, एक मूड निकालना होता है और दूसरा फिगर निकालना होता है। तो कैसे देखते हैं, अभी इससे पहले आप लोग समझ गए हैं, AEIO के बारे में समझ गए हैं, ये पता है ना, तो आसानी से बन जाएगा, मूड एंड फिगर आराम से बन जाएगा। ए मतलब ऑल, ई मतलब नॉट, है ना, आई मतलब सम, और ओ मतलब क्या होता है, सम नॉट, ये चीजें हैं। अब इस आधार पर क्या करेंगे हम लोग, मूड डिटरमाइन करेंगे, मूड निकालेंगे। मूड निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपने आर्गुमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, है ना। जो भी प्रीमाइसेज है, जो भी प्रीमाइसेज रहेंगे, अरेंज द प्रीमाइसेज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के बाद क्या करेंगे, मूड निकालेंगे, फिर फिगर निकालेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं जहां पे प्रीमाइसेज 1 में मेजर टर्म हो और प्रीमाइसेज 2 में माइनर टर्म हो, है ना। तो यदि प्रीमाइसेज 1 में माइनर टर्म दे दिया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के लिए प्रीमाइसेज 1 में मेजर टर्म वाला प्रीमाइसेज नंबर 1 डालेंगे और माइनर टर्म वाला प्रीमाइसेज नंबर 2 डालेंगे, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आगे हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि मेजर टर्म क्या होता है और माइनर टर्म क्या होता है, देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि मेजर टर्म क्या होगा और माइनर टर्म क्या होगा, उसके बाद फिर मूड एंड फिगर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है प्रीमाइसेज नंबर 1 P1 यानी कि प्रीमाइसेज 1, ऑल मैन आर मॉर्टल। प्रीमाइसेज 2 है ऑल किंग्स आर मैन, और इसका कंक्लूजन है देयरफॉर ऑल किंग्स आर मॉर्टल। माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म, तीन चीजें हम लोगों को देखनी है। सबसे जो आसान है वो समझिए मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म ऐसे टर्म को कहते हैं जो दोनों का दोनों कंक्लूजन में आए, दोनों का दोनों प्रीमाइसेस में आए लेकिन कंक्लूजन में नहीं आए, है ना। जो टर्म कंक्लूजन में नहीं आता है, या फिर यूं कहें कि दोनों का दोनों प्रीमाइसेस में आता है, उस टर्म को हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म। यहां पे देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल और ऑल किंग्स आर मैन, यहाँ पे जो मैन है वो प्रीमाइसेज नंबर 1 में भी आया है और प्रीमाइसेज नंबर 2 में भी आया है, लेकिन कंक्लूजन में मैन आपको कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। सिंपल है ना, कंक्लूजन में नहीं आए और दोनों का दोनों प्रीमाइसेज में आए।
माइनर टर्म क्या होता है? तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको माइनर टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे किंग क्या हो जाएगा? माइनर टर्म होगा। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म होता है। मेजर टर्म क्या होता है? कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है ना, उसको मेजर टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे मोर्टल क्या हो जाएगा? मॉर्टल यहाँ पे मेजर टर्म हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये देखिए, मेजर टर्म क्या है? मॉर्टल है। तो मेजर टर्म जिस प्रीमाइसेज में होगा उसको हम मेजर प्रीमाइसेज कहेंगे, और मेजर प्रीमाइसेज हमेशा प्रीमाइसेज 1 होना चाहिए। देखिए, पहला जो प्रीमाइसेज है, ऑल मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल क्या है? मेजर टर्म है, और मेजर टर्म प्रीमाइसेज नंबर 1 में है, यानी कि यही क्या है? मेजर प्रीमाइसेज है। तो मेजर प्रीमाइसेज पहला नंबर पे होना चाहिए, और है तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब आगे देखिए कि मूड कैसे निकालेंगे, है ना? मूड समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो उसका इससे पहले आप लोग मूड समझने का प्रयास करते हैं कि मूड क्या है, फिर हम लोग फिगर की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखिए, मूड निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑल किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद दूसरा में भी क्या है? ऑल है। तो ऑल किंग्स आर मैन, ये क्या हो जाए? इसको भी डिनोट करेंगे किससे? ए से। और उसके बाद इसका जो कंक्लूजन निकल के आया, ऑल किंग्स आर मॉर्टल, ये ही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका जो मूड निकल के आएगा ना, वो ए ए ए, यानी कि ट्रिपल ए इसका क्या हो जाएगा? मूड हो जाएगा, ठीक है? इसका ट्रिपल ए क्या हो जाएगा? मूड हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। दूसरा है ऑल डॉग्स आर मैमल, और कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ऑल वाला है तो ए हो जाएगा, दूसरा भी ऑल वाला है तो ए हो जाएगा, और तीसरा कंक्लूजन भी क्या है? ऑल वाला है तो ए हो जाएगा। तो ए ए ए, तो मूड जो निकला क्या हो जाएगा? ए ए ए, यानी ट्रिपल ए क्या हो जाएगा? मूड हो जाएगा। यदि यहाँ पे दूसरा मान लीजिए सम वाला रहता, सम डॉग्स आर मैमल, तो सम को किससे डिनोट करते हैं? आई से करते हैं। तो ए आई ए हो जाता मूड, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मूड निकालते हैं। उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं फिगर कैसे निकालते हैं। तो फिगर निकालने के लिए आप लोगों को याद रखना होगा लेफ्ट टू राइट। फिगर निकालने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि फिगर जो निकालते हैं ना, वो मिडिल टर्म को देख के निकालते हैं। मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम फिगर निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कंक्लूजन को हटा देते हैं। बस प्रीमाइसेज को देखने की कोशिश करते हैं। दोनों प्रीमाइसेज को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका हम फिगर निकालेंगे। तो प्रीमाइसेज नंबर 1 और प्रीमाइसेज नंबर 2 में तो क्या करेंगे? हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है, और उसका डायरेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, तब जाकर क्या निकलेगा? फिगर निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, और ऑल डॉग्स आर मैमल। तो यहाँ पे मैमल क्या है? मैमल यहाँ पे मिडिल टर्म है। एक तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, एक जगह पे लेफ्ट पे है, दूसरे जगह पे क्या है? राइट में है। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, फिगर क्या हो जाएगा? फिगर 1 हो जाएगा। फिगर 1 में क्या है? लेफ्ट टू राइट, मिडिल टर्म दिख रहा होगा आप लोगों को, लेफ्ट टू राइट। फिगर 2 में क्या है? राइट टू राइट, यानी कि जब दोनों का दोनों मिडिल टर्म क्या है? राइट में रहे। मान लीजिए मैमल यहाँ पर लास्ट में रहता, तो ये क्या हो जाता? फिगर 2 हो जाता, है ना? ये क्या हो जाता? फिगर 2 हो जाता। तो फिगर 2 में क्या होता है? राइट टू राइट। फिगर 3 में क्या है? लेफ्ट टू लेफ्ट, है ना? लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा तो फिगर 3। और फिगर 4 में क्या है? फिगर 4 में राइट टू लेफ्ट, है ना? राइट और उसके बाद लेफ्ट। तो ये फिगर है।
याद कैसे करें? बहुत ही आसान है याद करना, बहुत आसान है। देखिए सबसे अच्छा तरीका याद करने का, एक बस याद करिए, फिगर 1 याद कर लीजिए, उसके बाद बाकी अपने आप याद हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट, फिगर 1 क्या है? लेफ्ट टू राइट। खत्म कहाँ पे हुआ? राइट पे खत्म हुआ, है ना, राइट पे खत्म हुआ। तो राइट पे खत्म हुआ तो राइट टू राइट, फिगर 2 क्या हो जाएगा? राइट टू राइट। अच्छा, राइट टू राइट हो चुका है तो बचा क्या? लेफ्ट टू लेफ्ट बचा। तो फिगर 3 में क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू लेफ्ट, सिंपल। अच्छा, फिगर 4 कैसे याद करें? तो फिगर 1 का उल्टा फिगर 4 हो जाएगा। फिगर 1 में क्या था? लेफ्ट टू राइट था, फिगर 4 में क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। आसान है बिल्कुल याद करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे और याद कर लेंगे। मूड निकालना, फिगर निकालना काफी आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। दो टर्म है, एक है कॉनोटेशन और दूसरा है डेनोटेशन। बस ऐसे ही टर्म है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए कॉनोटेशन मतलब क्या होता है, डेनोटेशन मतलब क्या होता है। कॉनोटेशन मतलब जो आप लोगों को फीलिंग से रिलेटेड है ना। यानी कि यदि मान लीजिए घर है ना, तो घर क्या है? तो हम बोलते हैं घर, अरे घर तो मंदिर होता है, घर तो स्वर्ग होता है ना, घर द्वार ही सब कुछ है। तो ये सब क्या है? ये सब भावनाओं में बह करके हम क्या कर रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं। जब किसी भी वर्ड का हम भावना से जोड़ करके, अपने फीलिंग से जोड़ करके उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग है, ये है ना, ये भावनात्मक मीनिंग है, कॉनोटेटिव है, कॉनोटेशन है ये। तो ये क्या हो जाएगा? कॉनोटेशन। दूसरा होता है डेनोटेशन। अच्छा, डेनोटेशन क्या होता है? डी फॉर डेनोटेशन, डी फॉर डिक्शनरी। डिक्शनरी वाला जो मीनिंग होता है ना, उसको डेनोटेशन बोलते हैं। अच्छा, घर क्या है? तो घर एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, दैट इज हाउस, दैट इज होम। तो ये क्या है? डिक्शनरी वाला मीनिंग है। तो डिक्शनरी वाला मीनिंग में क्या हो जाएगा? डेनोटेशन। और भावना वाला मीनिंग में क्या हो जाएगा? कॉनोटेशन। सिंपल। अब आते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इंडियन लॉजिक। सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन जो है ना आता है यदि किसी भी टर्म से, किसी भी कंसेप्ट से लॉजिकल रीजनिंग में, तो वो क्या है? इंडियन लॉजिक है। तो इंडियन लॉजिक आपको समझ में अच्छे से आ गया ना, तो समझिए जो आपका 50% क्वेश्चन, कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन लॉजिक से ही डाल देता है। तो इसीलिए इंडियन लॉजिक समझना, समझिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो बहुत आराम से समझिएगा आप इंडियन लॉजिक को। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टर्म है, उसको पहले जान लेते हैं हम लोग, और उसके बाद समझेंगे कि पैमाना क्या होता है और उसके कितने सारे वेज है एक्वायर करने के, नॉलेज के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है? प्रमा, है ना। प्रमा बोलिए, प्रथमा बोलिए। वन हु नोज, नोअर, जो जानता है, जो सब जानता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथमा बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या है? प्रमेया, दैट विच कैन बी नोन। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी सृष्टि में जिसको जाना जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसको जाना नहीं जा सकता। तो दैट द थिंग्स विच कैन बी नोन इज कॉल्ड प्रमेया, है ना, नोएबल, जिसको जाना जा सके। तीसरी चीज क्या है? प्रमाण। अच्छा, कोई भी चीज जानेंगे, कोई भी नॉलेज गेन करेंगे, तो उसका कुछ सोर्स होगा ना, किसी माध्यम से हम लोग नॉलेज क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो वो जो माध्यम है, वो जो सोर्स है नॉलेज का, उसी को बोलते हैं प्रमाण। और यही हम लोगों को पढ़ना है, प्रमाण ही पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो प्रमाण को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोर्स ऑफ नॉलेज। चलिए आगे क्या है? प्रमिति। प्रमिति मतलब क्या? नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम प्रमाणा। प्रमाण से जो नॉलेज आप गेन किए हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रमिति बोलते हैं, है ना। जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो नॉलेज है, उसको क्या बोलेंगे? प्रमिति बोलेंगे। अच्छा, नॉलेज जो है ना, नॉलेज का जो सोर्स है, यानी कि जो प्रमाण है, वो दो टाइप से हो सकते हैं। या तो हम वैलिड सोर्स से नॉलेज गेन करें, या फिर इनवैलिड सोर्स से नॉलेज गेन करें। सोर्स तो दोनों हो सकते हैं ना, वैलिड भी हो सकते हैं और इनवैलिड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रमा
और दूसरा होता है अप्रमा। यानी कि प्रमा मतलब क्या हो गया, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और अप्रमा मतलब क्या हो गया, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रमाणा। समझिए प्रमाणा का मतलब क्या। प्रमाणा इज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज कैन बी वैलिड और इनवैलिड। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण एंड नॉन वैलिड इज कॉल्ड अप्रमा। तो वैलिड सोर्स से भी नॉलेज गेन किया जा सकता है और इनवैलिड सोर्स से भी नॉलेज गेन किया जा सकता है। तो यदि हम वैलिड सोर्स से नॉलेज गेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, प्रमा बोलते हैं, प्रमा। और यदि इनवैलिड सोर्स से करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रमा, है ना। तो प्रमाण मतलब सारा हो गया, वैलिड इनवैलिड सब हो गया इसमें। तो प्रमाण को अल्टीमेटली क्या हुआ है, दो तरह से ये चीजें आप लोगों को दिख रही होगी, प्रमा और अप्रमा, है ना। लेकिन इसको कंबाइंडली जो है ना वो 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें वैलिड भी है और इनवैलिड भी है। यहाँ 6 टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। इसमें से 4 जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है और 2 जो है वो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे कि प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना और शब्दा ये क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और अर्थपत्ति और अनुपलब्धि ये क्या है, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहला यहां पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं परसेप्शन। सोर्स ऑफ नॉलेज का सबसे पहला जो वेज है एक्वायर करने का नॉलेज का, प्रमाणा का जो सबसे पहला मीन्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, परसेप्शन। तो सबसे पहला परसेप्शन, जिसको आप प्रत्यक्षा कहेंगे, प्रत्यक्षा बोले परसेप्शन बोले एक ही बात है। ये क्या होता है, तो वो चीजें, समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, आपके आंखों के सामने कोई भी चीज हो रही है, आप अपने सेंसेस के थ्रू, अपने सेंसरी के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी घटना आपके सामने घटी है ना, उसको देखे हैं आप या सुने हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, परसेप्शन हो जाएगा। सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड परसेप्शन। या फिर आप यूं कहिए कि एनी नॉलेज रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, कोई भी नॉलेज आपके सेंस के थ्रू जो रिसीव होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेप्शन बोलते हैं। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि यदि आप अपने सेंसेस के थ्रू, सारे के सारे सेंसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे है रिसीव करने का नॉलेज को, है ना। नॉलेज रिसीव करने का सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट वे है ना। बट वी कैन परसीव ओनली व्हाट इज एक्सपोज टू आवर सेंसेस, है ना। तो बस वही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं जो हमारे सेंसेस को क्या हो रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेजेज है परसेप्शन के। यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेजेज हो जाएंगे परसेप्शन के, टाइप्स नहीं है, स्टेज है। नॉलेज जो गेन करते हैं तो अचानक से पूरा का पूरा नॉलेज एक ही बार में तो गेन नहीं कर लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जो है ना और जानने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली बहुत अधिक नॉलेज हम गेन कर लेते हैं, कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को। तो स्टेज होता है नॉलेज गेन करने का, तो उसी को स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में रखा गया है। सबसे पहला स्टेज यहाँ पे देखिए, 2 स्टेज में, पहला क्या है, इनडिटर्मिनेट, जिसको हम निर्विकल्प कहते हैं, और दूसरा होता है डिटर्मिनेट, जिसको हम सविकल्प कहते हैं। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या, आप जो है ना ऊपर ऊपर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थॉटलेस रिव्यू कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कि मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने के लिए गए दुकान पे,
मोबाइल लिए, अच्छा ठीक है, बढ़िया मोबाइल है, ऊपर से देखने में बड़ी बढ़िया लग रहा है, लुक काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, सैमसंग का फ़ोन है, वाह ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख रहे हैं आप, अच्छा स्ट्रांग भी है, अच्छा थीन भी है, वेट भी कम है, ये सब क्या ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, है ना, कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, है ना, विदाउट बीइंग एबल टू नो इट्स फीचर। आप फीचर को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में यही करते हैं ना, तब ना देखेंगे कैमरा अच्छा है कि नहीं है, कितना प्रोसेसर है इसका, कितना गीगाहर्ट्ज़ है, ये सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। उसके बाद जब ऊपर ऊपर से देख लिए, है ना, थॉटलेस रिव्यू कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका थॉटफुल रिव्यू करेंगे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। सविकल्प देखेंगे, कैमरा कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, प्रोसेसर कितना है, गीगाहर्ट्ज़ कितना है ना, बैटरी कितना है, सब कंप्लीट एब्जॉर्ब करेंगे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे प्रत्यक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लौकिक, दूसरा है अलौकिक। लौकिक को भी दो भागों में बांटा गया है, सब डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और अलौकिक को भी तीन भागों में बांटा गया है। लौकिक को सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगजा। लौकिक को इंग्लिश में आप ऑर्डिनरी कह सकते हैं और अलौकिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, देख लेते हैं इसको हम लोग। लौकिक में क्या क्या चीजें हो जाएगी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में मतलब क्या, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इसके थ्रू जो आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, सुन करके, देख करके, है ना, सूंघ करके, टच करके, टेस्ट करके, इन सभी के थ्रू जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या एक्सटर्नल चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, है ना। उसके बाद क्या है इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, इनर सेंस, दुख, पीड़ा, लव, हंगर, ये सब क्या है इंटरनल है, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है ना। तो इसके थ्रू जो नॉलेज गेन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा इंटरनल में। अब अलौकिक को जानने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ही पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण से बहुत बार क्वेश्चंस आ गए हैं, इसीलिए इसको बड़ी आसानी से हम समझाएंगे और ध्यान रखिएगा। सामान्य लक्षण मतलब क्या, यदि मान लीजिए पहले से आपको किसी भी चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना, सामान्य लक्षण के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है कि गर्म होता है ना, पता ही नहीं है आपको। आप क्या किए, अच्छा बर्फ का टुकड़ा उठा करके हाथ पे रखे, अच्छा बर्फ ठंडा होता है, हाथ पे जैसे ही रखे ठंडा लगा, टच करके देखे बर्फ को, जो अच्छा ठंडा होता है, बर्फ बड़ी ठंडा है ना। उसके बाद क्या है, आग गर्म होता है, आग के एकदम आग में ऐसे करके हाथ डाल करके आप ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा आग काफ़ी गर्म है, ठीक है। तो ऐसे आप टच करके चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, अच्छा ये कठोर है, ये मुलायम है, ये गुलाब को सूंघ के देख रहे हैं, अच्छा क्या महक है, बहुत अच्छी महक है गुलाब की। ये सब क्या है, सामान्य लक्षण है, यानी कर के देख रहे हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, ज्ञान लक्षण। अब क्या हो गया है ना, आपको ज्ञान हो चुका है, आपको पता है कि बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है। तो ठंडा होता है तो उसके बाद आपको टच करने की जरूरत नहीं होगी, जो हाँ टच करके देखेंगे जो बर्फ ठंडा है कि गर्म है, आप देख के बता दीजिएगा वो जो बर्फ रखा हुआ है ना ठंडा है ना। 10 कदम दूर, 20 कदम दूर कोई गुलाब का पेड़ है, यहाँ से बस दिख रहा है गुलाब, सूंघ नहीं पा रहे हैं आप, देख के बताइएगा गुलाब की महक काफ़ी अच्छी है ना, आप सूंघ नहीं रहे फिर भी, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान लक्षण। अब आपको ज्ञान हो गया है, आप देख के बता रहे हैं कोई चीज़ ये कठोर है ना, आग बहुत ज़्यादा गर्म है, ये सब चीज़ देख के आप बता रहे हैं, दूर से भी देख करके। इनफैक्ट आप टीवी पे भी देखिएगा, देखो ना कितना अच्छा पहाड़ी वादियाँ हैं, कितना ठंडा वातावरण है।
पहाड़ कितने कठोर है, देख के बता रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान लक्षण, ज्ञान हो चुका है। उसके बाद क्या है, योगजा। कुछ नॉलेज जो होता है ना वो आपको इंट्यूशन से मिलती है, योग करने से मिलती है। जो इंट्यूटिव पावर होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मेडिटेशन के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, है ना, तो उसको बोलते हैं योगजा। ठीक है, योगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे अनुमाना, है ना। आगे आते हैं अनुमाना पे। अनुमाना में क्या हो जाएगा, अनु मीन्स आफ्टर एंड माना मीन्स नॉलेज, है ना। अनु मीन्स क्या हो जाएगा, आफ्टर, और माना मीन्स क्या हो जाएगा, नॉलेज। तो आफ्टर नॉलेज जो मिलेगा आपको उसको बोलते हैं अनुमाना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी प्रत्यक्षा, परसेप्शन में, वो क्या था, इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज था। आपके आंखों के सामने घटना घटी है तो वो क्या हो जाएगा, इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अनुमाना क्या होगा, इमीडिएट सोर्स नहीं होगा, इसका कोई ना कोई माध्यम होगा। किसी माध्यम के थ्रू आप नॉलेज गेन करिएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज, माध्यम वाला नॉलेज है ना। तो कोई ना कोई क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनडायरेक्ट नॉलेज मिलेगा आपको। यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दिख रहा होगा, वी सी स्मोक ऑन द हिल। उसके बाद वेन एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, एज सीन इज द किचन। कंक्लूजन निकल के आया, देयरफॉर द हिल हैज फायर। जा रहे थे रास्ते में दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के, है ना, देखिए पहाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है ना। वी सी स्मोक ऑन द हिल, पहाड़ी के पीछे से देखे, अच्छा धुआं निकल रहा है। आपका जो नॉलेज है ना, इसीलिए बोलते हैं अनु मीन्स आफ्टर और माना मीन्स नॉलेज। आपके पास जो पहले से नॉलेज है ना, तो उस आधार पर आपको ये पता है कि आग लगने पे जो है ना धुआं निकलती है। तो आप देखे पहाड़ी के पीछे में धुआं निकल रहा है तो आप बोलेंगे अरे आग लगा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, एज सीन इन द किचन। आप किचन में देखते हैं जो, हाँ ये आग लगती है, धुआं निकलता है। इसीलिए आप कंक्लूजन पे क्या पहुंचे हैं कि अच्छा पहाड़ी पे आग लगा हुआ है। तो यही नॉलेज आपको मिल गया है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुमाना। अनुमान लगाए हैं आप, इन्फ्रेंस निकाले हैं, है ना। किस माध्यम से, तो स्मोक के माध्यम से। यहाँ पे माध्यम क्या हुआ, धुआं माध्यम हो गया। धुआं के माध्यम से आप क्या किए, आप जानकारी हासिल कर लिए कि पहाड़ी पे क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं अनुमाना, है ना। आगे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमाना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है अनुमाना को। ठीक है, साइकोलॉजिकल बेसिस पे, नेचर ऑफ व्याप्ति के बेसिस पे, और इंडक्शन के बेसिस पे। साइकोलॉजिकल बेसिस पे दो भाग होते हैं अनुमाना के, स्वार्था अनुमाना और प्रार्था अनुमाना। नेचर ऑफ व्याप्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पूर्वावत, शेषावत, सामान्यतो दृष्टा। और इंडक्शन के बेसिस पे तीन भागों में बांटा गया है, केवल अन्यायी, केवल व्यतिरेकी और अन्यायी व्यतिरेकी। ठीक है, डिटेल में देखेंगे ये सारी चीजें हम लोग। सबसे पहले देखिए स्वार्था अनुमाना और प्रार्था अनुमाना क्या होता है। स्वार्था मतलब क्या, अगर कोई भी व्यक्ति खुद को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीजें हैं, यानी कि पहाड़ी पे आग लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्वार्था अनुमाना। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, दूसरे को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो पहाड़ी पे आग लगा है ना, तो उसको बोलते हैं प्रार्था अनुमाना। तो खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वार्था। और दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रार्था। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए 5 मेंबर ऑफ सिलोजिज्म होता है। ये कहां से आ गया, ये स्वार्था और प्रार्था अनुमाना में इन्हीं चीजों का क्या होता है, यूज होता है। यदि आप खुद को कन्विंस करेंगे ना, तो इस 5 मेंबर ऑफ सिलोजिज्म में से
बस 3 की जरूरत होगी। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें पांचों का पांचों मेंबर ऑफ सिलोजिज्म की जरूरत होती है ना। इस बातों को भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 5 मेंबर ऑफ सिलोजिज्म क्या है। अब पहाड़ी पे आग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इन बातों को प्रूव करने के लिए ये 5 मेंबर ऑफ सिलोजिज्म जो है ना दिया गया है। इसी क्रम में याद रखिएगा, फून, PHUUN, फून, P फॉर प्रत्यक्षा प्रतिजना, H फॉर हेतु, U फॉर उदाहरणा, U फॉर उपनया और N फॉर निगमना। ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आता है और बिल्कुल सीक्वेंस में पूछ देता है, तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला है प्रतिजना, स्टेटमेंट है, द माउंटेन हैज फायर। जा रहे हैं, बोले गाड़ी पहाड़ी पे आग लगा हुआ है ना। क्यों लगा हुआ भाई, कारण क्या है। दूसरा क्या हो जाएगा, हेतु, रीजन देंगे, बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि धुआं निकल रहा है, देखो ना धुआं निकल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या, उदाहरणा, आप उदाहरण दे के समझाएंगे। जहां जहां पे जो है ना वो आग लगती है वहां धुआं निकलती है, जैसे कि किचन में आग लगती है, धुआं निकलता है, तो ये एग्जाम्पल दे के समझा दिए। अब रीअफर्मेशन होगा, यानी कि उपनया में क्या हो जाएगा, रीअफर्मेशन, क्या सचमुच धुआं निकल रही है पहाड़ी पे, चलो तो देखते हैं, है ना। द माउंटेन हैज फायर विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द स्मोक, है ना। आग और धुएं का क्या है, रिलेशन है ना, एक रिश्ता है। तो ये देखेंगे, अच्छा धुआं तो निकल रहा है और आग और धुएं का क्या है, एक इनवेरिएबली क्या, अटूट रिश्ता है, तो ये हो जाएगी। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, है ना, लास्ट में प्रूव हो जाएगा, निगमना, कंक्लूजन। अच्छा, इसका मतलब पहाड़ी पे आग लगा हुआ है, तो ये प्रूव हो गया। इसको बोलते हैं 5 मेंबर सिलोजिज्म का। और खुद को प्रूव करेंगे, स्वार्थानुमान में 3 मेंबर ऑफ सिलोजिज्म की जरूरत होगी, या तो ऊपर से 3 या फिर नीचे से 3, या तो प्रतिजना, हेतु और उदाहरणा, या फिर उदाहरणा, उपनया और निगमना। लेकिन यदि प्रार्थानुमान होगा, यानी कि दूसरे को हम क्या करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें पांचों का पांचों मेंबर की जरूरत होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग व्याप्ति, एक टर्म आ जाता है व्याप्ति। व्याप्ति में बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि रिलेशन होता है ना। ये क्या होता है, रिलेशन होता है, जैसे स्मोक और किसका रिलेशन है, आग का रिलेशन है ना। तो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है, इनवेरिएबली कनकमिटेंस, है ना, अविभाजनीय क्या है, रिश्ता है। आग और धुएं का क्या है, एक रिश्ता है। अब मान लीजिए आग लगा है तो धुआं क्या होगा, उठेगा ही, धुआं निकलेगा ही। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। धुआं क्या है, धुआं क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, और आग क्या है, मेजर टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म का जो रिलेशन है, इनवेरिएबली कनकमिटेंस है, वही क्या है, व्याप्ति है, बस। ठीक है, इसी रिश्ते को व्याप्ति कहते हैं। आगे देखिए, मिडिल टर्म यहाँ पे बताया गया है। मिडिल टर्म हेतु, है ना, पहाड़ी पे आग लगा है तो क्या है, पहाड़ी पे रीजन क्या है, धुआं निकल रहा है ना। तो ये स्मोक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, द हिल इज स्मोकी, है ना। तो स्मोक यहाँ पे क्या है, स्मोक दोनों में आ रहा है, प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 दोनों में आ रहा है, तो स्मोक क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर टर्म। तो हिल क्या है यहाँ पे, माइनर टर्म हो जाएगा। और उसके बाद कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है फायर, वो क्या हो जाएगा, मेजर टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म को हम लोग हेतु भी कहते हैं, माइनर टर्म को हम लोग पक्षा भी कहते हैं, और मेजर टर्म को हम लोग साध्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे फिर से वही बात लिखी गई है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, अनुमाना एज पर नेचर ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के आधार पर अनुमाना को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वावत, शेषावत और समांतो दृष्टा। बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए आप लोग। पूर्वावत मतलब क्या, कॉज से जब इफेक्ट की तरफ जाएंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं पूर्वावत।
जैसे कि बादल लगा हुआ है आसमान में, अरे बादल लगा हुआ है, ये क्या हो गया, कॉज हो गया। बादल लगा हुआ तो बारिश होगी, तो बारिश क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो बादल लगा हुआ है आसमान में इसीलिए बारिश होगी, तो कॉज से आप इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, बादल से बारिश की तरफ जा रहे हैं, तो बादल कॉज, बारिश इफेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पूर्वावत, अनपरसिव्ड टू परसिव्ड। दूसरा है शेषावत, यहाँ पे इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। रात में सोए हुए थे, उठ के देखे अच्छा चारों तरफ पानी पानी है, मतलब क्या, जरूर रात में बारिश हुई होगी। तो अब पानी देख करके क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश हुई होगी। तो यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं आप, बारिश देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल पानी देख रहे हैं, तो इफेक्ट देख देख करके आप क्या कर रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं, है ना। तो इफेक्ट से कॉज की तरफ जाएगा, तो उसको बोलते हैं शेषावत। सामान्य दृष्टा कुछ नहीं है, सामान्य दृष्टा मतलब क्या, आप दो चीजों को सामान्य दृष्टि से देखते हैं, यानी कि दोनों चीजों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं सामान्य दृष्टा। नेक्स्ट है अनुमाना ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के आधार पर अनुमानों को तीन भागों में बांटा गया है, केवल अन्यायी, केवल व्यतिरेकी और अन्याय व्यतिरेकी। जब मेजर टर्म मिडिल टर्म से पॉजिटिवली रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं हम लोग केवल अन्याय अनुमाना। बस इतनी सी बात याद रखनी है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, यानी कि जो पॉजिटिवली रिलेशन है तो उसको बोलते हैं केवल अन्यायी अनुमाना, है ना। और यदि मिडिल टर्म मेजर टर्म से नेगेटिवली रिलेटेड है ना, तो उसको बोलते हैं हम केवल व्यतिरेकी अनुमाना। और अन्याय व्यतिरेकी क्या होता है, जब मिडिल टर्म मेजर टर्म से पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं अन्याय व्यतिरेकी अनुमाना। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। ये था अनुमाना। अब आते हैं हम लोग उपमाना, कंपैरिजन। जब क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उपमाना, है ना। अब मान लीजिए कोई चीज आप लोगों को नहीं पता, तो उससे कंपैरिजन करके बताया जाएगा जो चीज आप लोगों को पता है, उसको क्या बोलेंगे, उपमाना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने ब्रोकली नहीं देखा, है ना, ब्रोकली जो हरा गोभी टाइप का होता है उसको ब्रोकली कहते हैं, तो बोलेंगे अच्छा ब्रोकली नहीं देखे हो, गोभी की तरह ही होता है, कॉलीफ्लावर की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है उन्हें ग्रीन होता है ना। तो कंपेयर करके बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उपमाना हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए कि एक लड़का गया, ठीक है, बाजार गया, जंगल गया एक लड़का, उसने एक क्या देखा, उसने गवैया देखा, नील गाय होता है गवैया, नील गाय को गवैया कहते हैं, ठीक है। और वो जंगल से आया और उसके बाद आया तो बोला क्या, जो आप जंगल गए थे ना, हम तो गवैया देखे। तो हम नहीं देखे थे गवैया। हम बोले क्या होता है गवैया, क्या होता है, बोलता है वो गाय की तरह ही होता है, लेकिन वो जंगली गाय होता है ना, गाय की तरह ही है लेकिन वो जंगली है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तगड़ा होता है। तो वो कंपेयर करके बता रहा है गाय से गवैया को, इसको बोलते हैं उपमाना। हमको जो चीज़ के बारे में नहीं पता है ना, नहीं देखे हैं, तो हमको उस चीज़ से कंपेयर करके बताया जाएगा जो चीज़ हम लोगों को पता है ना, तो उसको बोलते हैं उपमाना, कंपैरिजन। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ उपमाना। क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, सब्जेक्ट को उपमायम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को उपमानम बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को सामान्य बोलते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट है शब्दा। शब्दा वर्ड, नॉलेज, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, शब्दों के थ्रू आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये भी क्या है, शब्दों के थ्रू ही नॉलेज मिल रही है। तो नॉलेज जो मिलती है ना शब्दों के थ्रू, उसको बोलते हैं क्या, शब्दा बोलते हैं। आपका मान लीजिए कुछ नाम होगा, तो माता पिता ने बताया होगा जो ये आपका नाम है, तो शब्दों के थ्रू ही क्या मिली होगी, नॉलेज मिली होगी, अच्छा मेरा ये नाम है। जितनी भी मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को मिला है ना, सबसे अधिक वो शब्दों के थ्रू ही मिली है। वेद, पुराण, है ना, भागवत, गीता, रामायण, ये सब क्या है, शब्दों के थ्रू ही मिला है ना नॉलेज। ये सारी चीज़ें पढ़े हैं तब ना पता चला है, जो रामायण हुआ था, महाभारत हुई थी, ये सारी चीज़ें शब्दों के थ्रू ही नॉलेज मिलता है। किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, है ना, लोगों की बातें सुनते हैं, सारा का सारा नॉलेज जो मिलता है ना, वो शब्दों के थ्रू ही मिल रहा है। उसको बोलते हैं क्या, शब्दा, वर्बल टेस्टिमनी, शब्दा। ठीक है,
अब देख लीजिए, शब्दा में कुछ कुछ चीज़ें हैं। शब्दा को दो भागों में बांटा गया है ना, दो आधार हैं इसके। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और मीनिंग, इसको बोलते हैं दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। ठीक है, यहाँ पे बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीनिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ मतलब क्या, जो दृष्टि में है ना, जो सेंसिबल ऑब्जेक्ट है, जिसको देखा और छुआ जा सके, उसको बोलते हैं दृष्टार्थ। दूसरा होता है अदृष्टार्थ, जो दृष्टि में नहीं है ना, जो दृष्टि में नहीं है, अदृष्टार्थ हो जाएगा, जिसको देखा और छुआ ना जा सके। उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। पहला है लौकिक, पहला क्या है, लौकिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अलौकिक। लौकिक मतलब क्या, जो सेकुलर है ना, जो आम ह्यूमंस के द्वारा बोली गई भाषा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसने कोई चीज बोली है, तो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, है ना, तो वो वैलिड नहीं भी हो सकता है, इट मे नॉट बी वैलिड। लेकिन दूसरा क्या होता है, अलौकिक। अलौकिक है, स्पिरिचुअल है, वैदिक है, वैदिक बोलेंगे, वेदों की भाषा है। वेदों की भाषा मतलब क्या, भगवान के द्वारा कही गई, स्पोकन बाय गॉड। तो भगवान बोले हैं तो वो गलत नहीं हो सकता है ना, इट इज अनफॉलेबल, उसको बोलते हैं हम लोग अलौकिक या फिर स्पिरिचुअल। अब इसमें देख लीजिए, वही बात है, वैदिक टेस्टिमोनी इज परफेक्ट एंड इनफॉलिबल बिकॉज इट इज वेदास आर स्पोकन बाय गॉड। एंड सेकुलर टेस्टिमोनी क्या हो जाएगा, जो कि ह्यूमन बींग्स बोले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो सकता है इसमें, इट इज नॉट इनफॉलिबल, इट शुड बी फॉलिबल, है ना, इट मे बी फॉलिबल, तो ये चीजें हो जाएगी। अब क्या होता है, कंडीशन ऑफ शब्दा प्रमाणा। कंडीशन के चार प्रकार के कंडीशन है। पहला है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या है, इट इज कैपेसिटी ऑफ वर्ड्स टू बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका सेंस निकल सके, ऐसे शब्द जिसका सेंस निकल सके। बहुत सारे नॉनसेंस वाले वाक्य भी होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका कोई शब्द ही नहीं, अर्थ ही नहीं निकलता है, लेकिन वैसे शब्द जिसका कोई सेंस निकले, अर्थ निकले, उसको बोलते हैं आकांक्षा। दूसरा है योग्यता। योग्यता मतलब क्या, शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, दो चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। बोलेंगे आग बहुत ठंडा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो वर्ड्स शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट द मीनिंग, ये होता है योग्यता। तीसरा है सानिधि, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वर्ड्स के बीच में जो है ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम ऐसे बोलेंगे, हाँ आज हम आप लोगों, ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है। जितनी प्रॉक्सिमिटी देनी चाहिए ना वर्ड्स के बीच में, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, ये सब क्या है, सनिधि नहीं है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है तात्पर्य, इंटेंशन, है ना। अब आप जो बोल रहे हैं उसका वही इंटेंशन है, मेरा शब्दों का गलत इंटेंशन निकाल लिए तुम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम इंटेंशन गलत निकाल दिए हो, ये क्या होता है, इंटेंशन होता है, तात्पर्य। द वैलिडिटी ऑफ वर्ड डिपेंड ऑन इट्स पर्पस नॉट इट्स रिलेटरल, है ना। पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या, हम कहना क्या चाह रहे थे, उस पर डिपेंड करता है, तात्पर्य क्या है मेरा, दैट इज शब्दा, है ना, शब्दा हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, अर्थपत्ति प्रमाणा, इम्प्लीकेशन। अर्थपत्ति क्या होता है, अर्थपत्ति मतलब क्या, कि आप अपने हिसाब से कोई अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना कि हो कैसे रहा है, तो आप अपने तरफ से कोई ना कोई मीनिंग उसका निकाल लेते हैं, कोई अपने तरफ से अर्थ निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थपत्ति बोलते हैं। ये नॉट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है ना। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, देवदत्त नाम का एक आदमी है ना, जो बहुत मोटा है और दिन में नहीं खाता है, तो उसका हम अर्थ क्या निकाल लिए कि रात में खाता होगा इसीलिए मोटा है। हो सकता है बचपन से मोटा हो, है ना, हो सकता है ना, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, जिन दिन में नहीं खाता है, रात में मोटा है, तो हो सकता है रात में खाता हो, जरूर रात में खाता होगा। तो नई चीजें जो समझ में आती है ना, उसका हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मीनिंग निकाल लेते हैं, अपने तरफ से कुछ मतलब लगा लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है कि स्नेहा नाम की एक लड़की है, वो दिन में नहीं पढ़ती है और फिर भी उसके 98% मार्क्स आ गए, तो हम अनुमान लगा लिए कि नहीं वो रात में पढ़ती होगी, तो कुछ गेस करते हैं, है ना, अपने तरफ से, तो उसको बोलते हैं अर्थपत्ति, अर्थ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन।
कोई चीज उपलब्ध नहीं है, उससे जो नॉलेज मिलेगा आपको उसको बोलेंगे हम लोग अनुपलब्धि। सिंपल है ना। देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर नहीं है, इससे नॉलेज मिल रहा है। एंड देयर इज नो साउंड हेयर, यहाँ पे साउंड नहीं है, इससे भी क्या हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है। दिस फ्लावर हैज नो फ्रेग्रेंस, इस फूल में कोई भी खुशबू नहीं है, इससे क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। तो किसी चीज के ना होने से, जैसे कि एडमिट कार्ड नहीं आया तो एग्जाम नहीं होगा, नॉलेज मिल रहा है। तो किसी चीज के ना होने से कोई नॉलेज मिलता है ना आपको, उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। उपलब्ध ना होने से नॉलेज मिला, नॉन एप्रीहेंशन, दैट इज अनुपलब्धि। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो भी चीजें बच गई है उसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, और पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।